हेलो ब्रदर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछली क्लासों में स्टैटिस्टिक का कुछ कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। आज क्या करने वाला हूँ, आज मैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, यूपी बोर्ड के। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से है। अगर जो आप कॉन्सेप्ट का वीडियो देखे होंगे तो ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा। हालांकि बोर्ड में नहीं आया। देखिए क्या लिखा है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और इन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद परिकल्पित, यानी परिकल्पित का मतलब क्या होता है, दोबारा मतलब निकाला गया, किया गया माध्य सदैव बराबर होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण दीजिए। तो देखिए, मैं आपको क्या बताया था, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, ठीक है। जैसे मान लीजिए अवर्गीकृत आंकड़े, तो अवर्गीकृत पहले सीरीज बनाया था, आपको बताया था अवर्गीकृत सीरीज किस तरह से बनता है, और इसी तरह से, ठीक है, और उसी तरह से वर्गीकृत बताया था। तो अवर्गीकृत में क्या होता है, एक x होता है, यानी मान लीजिए कोई परीक्षा में प्राप्तांक होता है, कोई 20 नंबर, कोई 30 नंबर, कोई 40 नंबर, इस तरह से पाया होता है, ठीक है, इस तरह से पाया होता है। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी अभी मान लो 20 नंबर कितने लोग पाए हैं, 40 लोग पाए, मान लो 40 लोग पाए हैं, और ये 10 लोग पाए हैं, और ये 0 लोग पाए हैं, ठीक है, 40 नंबर। तो इस तरह से जो समांतर माध्य निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन लगाते हैं, ठीक है, या फिर सिग्मा एफ लगाते हैं, सॉरी, ठीक है। वही एन बराबर होता है सिग्मा एफ, यानी बारंबारताओं का सम, यही होता है टोटल सम, यही होता है एन की वैल्यू, ठीक है। तो ये n कह लीजिए, चाहे इसमें सिग्मा एफ का, ये बात है कि है स्टूडेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाता है, ठीक है। इस तरह से हम समांतर माध्य निकालते हैं, तो इसका समांतर माध्य बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं निकलता ना, एकदम सिमिलर नहीं निकलता, जो होना चाहिए वो नहीं होता। लेकिन जब वर्गीकृत आंकड़े वर्गीकृत करने पर सीरीज को एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट निकलता है। जैसे मान लीजिए 0 से 20, अब यहाँ से हो सकता है ना भाई, कोई लड़के 20 से नीचे भी पाए रहे होंगे, है ना। मान लो 50 नंबर का टेस्ट हुआ, तो ऐसा थोड़ी नहीं है 20, 30, 40, कोई लड़के 0 से नीचे, वो 20 से नीचे पाए रहे होंगे, कोई 20 से 40 के बीच में पाया होगा। तो जरा बताइए, मान लो कोई 11 पाया होता, तो क्या यहाँ पे शामिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो 11 पाया होगा इसमें शामिल होगा कि नहीं? यानी तब की बार क्या होता है, 11 नंबर 12 नंबर पाने वाले बच्चे शामिल नहीं हो पाए थे, अब की बार वो लोग भी शामिल होंगे। यानी मान लो कि 50 लड़के होते, तो जरा सोचिए 20 नंबर तक पाने वाले लड़के 40 हैं, लेकिन 11 से 12 20 नंबर पाने वाला लड़का कितना है, 40 लोग 20 नंबर पाए हैं। यानी ये नंबर प्राप्तांक दिखाता है और ये बच्चों की संख्या दिखाता है। यानी 20 नंबर कितने, 40 लोग पाए हैं। लेकिन जरा बताइए, क्या 20 नंबर ही पाए होंगे? ऐसा तो है नहीं, एग्जाम में 50 नंबर का टेस्ट हुआ तो 20 पाए होंगे या 30 और 40, ऐसा होता नहीं। कोई 11 पाएंगे, कोई 11.5 पाए होगा, कोई 19 पाए होगा, 19.5 पाए होगा। तो ये चीज़ इसमें एकदम एग्जैक्ट शामिल हो जाता है जब हम वर्गीकृत करके लगाते हैं, क्वेश्चन को परिकल्पित करते हैं। वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, परिकल्पित करना है, एक ही बात होता है। तो क्या होता है कि हमेशा से क्या होता है कि ये दोनों अलग अलग आते हैं, इनका दोनों का समांतर माध्य हमेशा अलग आता है। तो आप क्या कहेंगे, देखिए कह रहा है माध्य सदैव बराबर होते हैं, तो क्या सदैव बराबर होते हैं? नहीं। तो इस कथन से सहमत है, तो लिख दीजिए यहाँ पे आंसर कितना होगा, आपका उत्तर क्या होगा, असहमत है, ठीक है। आंसर लिख दीजिए यहाँ पे, उत्तर क्या होगा आपका, असहमत, ठीक है। क्यों नहीं होंगे, क्यों असहमत है? क्योंकि इस तरह से करने पे आपको, ठीक है, अवर्गीकृत को वर्गीकृत में चेंज करने पे हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सही नहीं मिलता, इसलिए दोनों में भिन्नता पाई जाती है। चलिए, और जबकि यहाँ कहा क्या, सदैव बराबर होते, तो सदैव बराबर नहीं होते, कभी बराबर हो जाता है, कभी नहीं होता। इसलिए हम कह नहीं सकते कि हमेशा बराबर ही होता है या फिर सदैव सत्य ही है, ठीक है। तो असहमत होंगे हम इस बात से। चलिए ये देखते हैं इसको। देखिए, पिछला क्वेश्चन आपको फार्मूला याद होगा तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कुल पदों, देखिए माध्य बराबर क्या, समांतर माध्य को 1 से प्रदर्शित करते हैं, और ये बराबर होता है क्या है, आंकड़ों का योग, यानी पद कहो चाहे आंकड़े कहो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना भाई। आंकड़े कितने हैं, आंकड़ों की संख्या। चलिए देखते हैं, ये फार्मूला होता है आपका, ठीक। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, आंकड़ों की संख्या। चलिए आंकड़ों का योग में क्या करेंगे हम पहले, 13 + 17 + 21 + 28 + 39 + 23
प्लस 37 प्लस 49, ठीक। और क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग कर देंगे इसमें, ठीक है। तुम्हारा क्या है, समांतर माध्य निकल के आएगा। चलिए देखते हैं कितना होता है, 9 7 16। देखिए हमेशा इकाई के अंक सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने में आसानी होती, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है फिर इस तरह से। तो चलिए बिल्कुल समय नहीं लगता। देखिए 9 7 16, 16 3 19, 19 9 28, 28 9 28, 28 8 36, 1 37 और 37 7 44 3 47, 47 के साथ 4 हासिल, ठीक है। 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 17, 17 1 18, 18 4 22, ठीक है। और बटे 8 है। चलिए 8 से डिवाइड कीजिए इसको, कितना आएगा। देखिए जो लोग नहीं जानते वो बिल्कुल अपना उस तरह से भाग देंगे, जो जानते हैं उस तरह से भाग देंगे। देखिए 8 के 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ बचता है कितना, 6, यानी इसके आगे जाके चिपक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 67। अब 8 से 67 में भाग देंगे तो 8 28 64, 3 बच जाएगा, ठीक है। दशमलव लगाएंगे तो 3 के पीछे 0 यानी 30 हो गया। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बात जाएगा, 8 3 24, ठीक। 24 फिर 6 बच गया, फिर 8 7 56, 60 हो जाता, फिर 7 56, 8 5 40, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना आएगा, 28.375। ये समांतर माध्य निकल करके आया है, ठीक है। चलिए देखिए भाग नहीं करने आता तो आप बिल्कुल इस तरह से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, देखिए जोड़ने पे कितना आया था आपका, 2, देखिए दे दीजिए, 8 दूनी 16, 6 बचा, ठीक है। और 12 में से 6 गया 6, 1 बचा यहाँ पे कट गया। चलिए 8 7 8 28 64, 8 28 64 बचा 3, फिर दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, 8 3 24 बचेगा 6, फिर 1 0 बढ़ा सकते हैं, 8 7 56, ठीक है। 60 में से 56 गया 4, फिर क्या होगा, 1 0 बढ़ा देंगे, 8 5 40, इस तरह से कट जाएगा। आप जान लीजिएगा इतना आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो बताइए समांतर माध्य, देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या है ये, समांतर माध्य का साइन है, आप जानते होंगे, बता चुके हैं पिछले क्लासों में। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। सबको जोड़ के 8 से भाग दिए, जो आता है समांतर माध्य निकल जाता है, ठीक। चलिए आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इससे आप बिल्कुल मत घबराइएगा। ये है क्या कि पिछले जो प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन है वो है ना, मतलब पिछले वर्ष 2012 में, 2013, 17, 18 में ये सब क्या हुए हैं, आए हुए क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार, 4 बार आया है ना, तो ज़रूरी है कि ये आ जाए 21 में, ठीक। चलिए ये देखते हैं। चलिए पहले तो इसको देख लेते हैं। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का, देखिए 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 से 25 तक की संख्याओं का। अब तो पहले ये होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि भाई क्वेश्चन देखिए तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाएंगे, ये तो पता ही होगा। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो अभी तो इसमें डेटा दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब जो आंकड़े हैं दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या है। अब तो सबसे पहली बात होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम तुरंत कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। बस एकदम 1 मिनट में हो जाएगा ये। देखिए अभाज्य संख्या, जिनको आता है वो अपना 1-2 मिनट स्किप कर ले। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं सर, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं। जैसे मान लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इतनी संख्या लेते हैं। देखिए इसमें किससे भाग जाएगा, 2 किससे कटेगा, यानी कटने का मतलब क्या है, इसमें भाग चला जाए। किस संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा और फिर 2 से कटा, और किस संख्या से कटा, नहीं कटा। तो जिसमें 1 से भाग जाए, देखिए जो 1 से कटे मतलब भाग देना, समझ जाइए, डिविजिबल, ठीक है। 1 से डिविजिबल हो और स्वयं से, ठीक है, स्वयं से, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से कटे और स्वयं से कटे तो वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। देखिए 2 1 से भी कटे और स्वयं से कट गया तो ये अभाज्य संख्या है। क्या 3 है क्या, देखिए 1 से डिवाइड हुआ, मतलब डिवाइड होने का मतलब उसके पहाड़े में आ जाए। कटने का मतलब क्या है भाई, 2 किसके पहाड़े में, 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आएगा कभी नहीं, 4 के में नहीं आएगा, तो वो क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गई। वैसे 3 देख लीजिए, 3 1 के पहाड़े में आएगा, 2 में आएगा नहीं, 3 में आएगा डायरेक्ट। तो 1 से कटा, देखिए जो 1 से कटे और स्वयं, यानी 3 स्वयं है ना भाई, तो 3 से कट गया, ये भी अभाज्य संख्या। क्या ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो क्या ये भाग जाएगा। देखिए सॉरी, क्या ये अभाज्य संख्या हुआ, नहीं, क्योंकि क्या शर्त थी अभाज्य संख्या होने की, 1 से कटे और स्वयं से। तो 1 से कट रहा हो, स्वयं से कट रहा हो, साथ ही साथ 2 से भी भाग चला जा रहा है इसमें, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसको देख लीजिए, 1 से कटेगा
5 से कटेगा, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या है। ये देखिए 1 से कटेगा, 2 से जाएगा और 3 से भी जाएगा, तो अभाज्य संख्या होगी नहीं होगी, क्योंकि 3 ऐसे आ गए जबकि होना चाहिए था 1 और स्वयं। ये देखिए 1 और 7 से, और किस संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हो गया 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से भी कटेगा। ठीक है, ये इतनी 4 संख्याओं से भाग जाएगा, तो ये कभी होगा नहीं, क्योंकि शर्त क्या थी, 2 ही है ना। एक तो 1 से कट जाइए और एक स्वयं से कट जाए, स्वयं मतलब 8 से कट जाए, 8 था, तो ये होगा, ये भी नहीं होगा अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या कितनी मिली, 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी मिली हमको, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो 1 से 10 के बीच में कितनी मिली, 1 2 3 4। तो ये देख लीजिए 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या है। आप देख लीजिए पहला अभाज्य संख्या है 2 हो गया, ठीक है, दूसरा 3, तीसरा 5, 7, 9 होगा नहीं, 10 नहीं होगा, 11, 12 होगा नहीं, क्योंकि 3 4 से भी कट जाता है, और 1 से कटेगा, 12 से कटेगा, तो हम देख लेते हैं 13, फिर 14, 15 नहीं होगा, 14 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा और 14 से भी कटेगा, 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि 2 ही फैक्टर होने चाहिए उसके, 2 ही गुणनखंड हो, तो 1 हो या तो स्वयं हो। चलिए 13 14 15 16 17 18 19 हो जाएगा, ठीक, 19 20 21 22 23, एक और होगा 23, ठीक है। तो 1 से 25 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चलिए समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का जोड़ बटे, यानी आंकड़ों का योग बटे संख्या, है ना भाई, पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब जैसा भी लगा सकते हैं। चलिए मतलब क्या हुआ, पिछले में फार्मूला बताया, फार्मूला तो याद ही होगा आपका, अब मैं बार बार फार्मूले को लिखता नहीं हूँ, ठीक है। चलिए 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, ठीक है, +17 + 19 + 23। चलिए इनको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ के बटे कितने से भाग देंगे, कितनी संख्या मिली थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मिली थी। चलिए इनको जोड़िए, 2 3 5 5 5 10 10 17 17 11 28 28 3 31 10 41 7 48 10 58 9 58 9 67 10 77 और 3 80 20 100, यानी 100/9, ठीक है, 100/, आप जोड़ लीजिएगा उतना ही आएगा, फिक्स है उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए 9 से जब भाग करेंगे तो आपको जानते कितना आएगा, देखिए 9 1 9, एक बचा, एक हासिल बचा, फिर 10 हो गया, ये इधर चिपक के, भाई जुड़ता नहीं एक में, ठीक है, जीरो में वो आगे जाके लग जाता है, ठीक है। तो 1 हो गया, 9 1 9, फिर हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर 0 दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, फिर 1 फिर 1, ऐसे करके 1 1 आता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समांतर माध्य यहाँ से निकाल लेंगे, 11.11 ऐसे आता जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि लमसम 11.11 इसका आंसर होता है, ठीक है, समांतर माध्य। इस तरह से देखिए कभी आ जाए, इस तरह से देखिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और वैसे भी इसमें है ही क्या, जोड़ के बस क्या समझना था इसमें, क्या अभाज्य 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का माध्य। आपको ये अभाज्य संख्याएं आता है ना, तो फिर तो ये क्वेश्चन कोई दम ही नहीं था ना, बस जोड़ के 9 से वो जितनी संख्या है उससे भाग दे रहा था, आ गया समांतर माध्य, ठीक है। तो कभी कभार आपके पास बेसिक जो नॉलेज नहीं होता, मतलब बेसिक जानकारी जो होती नहीं, तो उसमें क्या होता है, सवाल ऑटोमेटिक टफ बन जाता है ना, कठिन बन जाता है। क्यों, क्योंकि आपको जानकारी है नहीं अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो फिर नहीं पता चल पाएगा ना। सोचिए आपको अभाज्य संख्या नहीं आती तो समांतर माध्य कभी निकालना संभव होता, कभी नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। चलिए इसलिए थोड़ी जानकारी रखा कीजिए। चलिए अब क्या कह रहा है, मान लीजिए एक सवाल ऐसे आपके बुक में और आया है, वो तो मैं बताया नहीं, लिखा नहीं शायद। चलिए वो क्या होता है, 1 से ले करके 9 तक के, 1 से ये बिल्कुल आया क्वेश्चन है भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास विद्या है, मैं वहाँ से देख के लिखा। तो एक मिनट देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, ठीक है, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं सर, प्राकृतिक संख्याएं देखिए भैया वही होता है जो 1 से अनंत तक जाती हूँ, मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6 7 8 9, ठीक है, ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक जाती हूँ, उन्हें प्राकृतिक संख्या, इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी यानी गिनी जाने वाली संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका दिखा दे रहा हूँ, बाकी इसको आप लगा लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा इसके, ठीक है। ये क्वेश्चन को 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो क्या होगा, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पहले लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 45/9। नहीं आपको जोड़, मान लो कि ये कहता है 1 से 9 तक ना कहता, 1 से 45 तक कहता, तो 1 से 50 तक, आप कितना जोड़ेंगे, बात समझिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में बताता हूँ आपको, एक फार्मूला ट्रिक बताता हूँ कि इसको सम डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं, ठीक है, रुकिएगा भाई। चलिए इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ। यदि 6 8 5 7
x तथा 4 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन क्या है 2012, 13, 17, 18 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया है तो हो सकता है पूछ लिया जाए। ऐसा कैसे संभव है? देखिए 12 में आया तो फिर 13 में दे दिया, फिर 17 में, फिर 18 में दे दिया, तो क्या पता 21 में भी आ जाए, सॉरी 22 में भी आ जाए। ठीक है, देखिए 13, 4, 17 और 17, 17, 1, 18। देखिए 2012, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ फिर 4 का गैप है, फिर यहाँ 1 का गैप है, तो क्या पता है 18, 4, 22 में आ जाए, फिर 4 का गैप हो जाए तो क्या पता 22 में आ जाए। ठीक है, ऐसा है, मतलब एक अनुमान है, बाकी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, देखिए 2012, 1, 13, यहाँ 1 में आया, फिर 4 साल बाद आया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1 साल गैप हुआ, फिर क्या पता 4 साल बाद आ जाए 22 में। ऐसा होगा, पता नहीं, देख लीजिएगा, आएगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि तरीका आपको पता है। ठीक है, चलिए, ये समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य बराबर होता है क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सिग्मा एक्स होता है। आपको फार्मूला बताया होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। ठीक है, पिछले क्लास में देख लीजिएगा आप। चलिए इनको सम करते हैं, 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4। ठीक है, सॉरी, तथा 4 का समांतर माध्य 7 है। देखिए और क्या है, बटे, देखिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखिए यदि 6, 8, 5, 7 x तथा 4 का, तथा 4 मतलब ये भी वही है, तथा लगा के लिख दिया, का समांतर माध्य 7। ध्यान दीजिएगा इस बात को, समांतर माध्य 7 है, तो ये क्या होता है, इसे भी समांतर माध्य कहते हैं ना, यही तो समांतर माध्य है ना, यानी इसकी वैल्यू की बार दी गई है, देखिए 7 है, और यहाँ से x गैप कर दिया, इसका मतलब x की वैल्यू पता लगानी होगी, मतलब 6 नंबर यहाँ दिए हुए हैं, तो एक जो है 5वां नंबर पता नहीं है हमको, उसी 5वें नंबर के बारे में पता करना है कि वो 5वां नंबर है क्या। ठीक, चलिए तो इसकी वैल्यू रखते हैं, समांतर माध्य की वैल्यू क्या है, पहले तो लिख लीजिए दिया क्या है। देखिए समांतर माध्य बराबर 7 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू रख देते हैं, 7 हो गया बराबर, चलिए जोड़ लेते हैं इनको, 8, 6, 14, 5, 19, 7, 26, 4, 30, तो ये 30 हो गया। और देखिए ये प्लस x है, देखिए प्लस x कभी जुड़ेगा क्या, संख्या एक साथ जुड़ती है, प्लस x जो वेरिएबल होता है या चर होता है, चर अचर में कभी डायरेक्ट जुड़ता नहीं है, बात समझिए। ठीक है, तो ये x बच जाएगा यहाँ पे, अपॉन 6 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे भाग में होता है ना, देखिए पक्षांतर करना आप तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, जब कोई चीज़ यहाँ भाग में होता है तो पक्षांतर करने पे जब बराबर के उस तरफ जाता है तो गुणे में हो जाता है। देखिए रिलेशन जो होता है चेंज हो जाता है, भाग गुणा में, गुणा होता तो भाग में, जोड़ होता तो घटाने में, घटाना होता तो जोड़ में, बताते हैं अभी चल के। तो ये भाग में है ना, इसके रिलेशन में भाग में है, तो इसके रिलेशन में जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, 30 + x। चलिए तो ये 7 छक 42 हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, 7 छक 42 हो गया, 42 बराबर ये कितना हो गया, ऐसे इससे लिख देता हूँ ताकि पता चले आपको, यहीं से आया हुआ। देखिए इसको फिर से यहाँ लिख देता हूँ, 7 छक 42 बराबर यहाँ 30 + x आ गया। आप सोचिए 30 किस में है, प्लस में है, क्योंकि हमको x का मान निकालना ना, तो बराबर के एक तरफ x को रोक लेते हैं, बाकी सारी संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देते हैं। पक्षांतर करना आता होगा आपको मुझे लगता है, चलिए नहीं आता तो देख लीजिए क्या करते हैं, प्लस हमको x की वैल्यू चाहिए, देखिए क्या कहा है, x का मान ज्ञात की, x की वैल्यू चाहिए तो बराबर के एक तरफ x का मान रख लेते, x को रख लेते हैं, बाकी सब संख्याओं को एक तरफ भेज देते हैं। तो इधर प्लस रहा भाई, कुछ नहीं लेगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक, बराबर x हो जाएगा, तो 42 में से 30 गया 12। ठीक है, 12 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ गया 12, यानी ये संख्या जो x था यहाँ से कितना आ गया 12, यानी यहाँ पर जो था होना चाहिए था ये 12, यानी ये 6, 8, 5, 7 और 12 तथा 4 का समांतर माध्य 7 होगा। आप वैल्यू रख के देख लीजिएगा, 12 ही वो पक्का 7 आएगा समांतर माध्य। ठीक है, कि प्रूफ कर दूं कैसे आएगा 12, चलिए देखिए 6, 8, देखिए ये 30 है, देखिए इनको जोड़ने पे 30 है, प्लस x की वैल्यू 30, 12, देखिए 30, ये इनको जोड़ने पे 42 आ गया, सॉरी 30 आ गया, और x का मान कितना है 12, तो प्लस 12 और बटे क्या 6 दिया है, 6 दिए, समांतर माध्य मान लीजिए ऐसा होता, तो 30, 12, 42, 42 बटे 6, तो 6 7 42, यानी समांतर माध्य कितना है 7। तो वाकई 7 पहले से दिया हुआ था, इसका मान पता करना था, तो मैं क्रॉस चेक कर दिया इसे, बाकी आपकी इच्छा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला भी क्वेश्चन आया है, 13 में आया है, 16 में आया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा बड़ा दिया वो, बस और कुछ नहीं है, केवल बड़ा है बस। किसी कक्षा के 5 बच्चों की ऊंचाइयाँ सेंटीमीटर में क्रमशः 150, 151, 52, 53, 54 है। ठीक है, 6वें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 5 का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, नहीं इसमें फंस जाएंगे, ये क्वेश्चन पक्का बहुत फंसा के दिया हुआ है। बहुत लोगों को लगा 5 बच्चे हैं तो 5 अपॉन में 5, यानी पदों की संख्या कितनी दी है 5 दी है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए क्या कह रहा है, 5 बच्चों की ऊंचाइयाँ क्रमशः 150, 51, 52, 53, 54, तो 5 हो गया है, तथा 6वें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तथा 6वें बच्चे की, ये बात ध्यान देना भाई, 6वां बच्चा, इसमें मतलब 5 बच्चे नहीं है, 6 बच्चे हैं,
और उनका समांतर माध्य 152.5 दिया हुआ, ध्यान से सुनिएगा। तथा छठवें बच्चे को हम लोग क्या लिख लेंगे, x मान लेते हैं। तो छठवां बच्चा को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं आप, x y z जो मन के वही मान लीजिए। चलिए, तो समांतर माध्य होता है सिग्मा x बराबर सिग्मा x, देखिए x समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n होता है। चलिए वैल्यू रखते हैं इसकी। चलिए 5 बच्चों को पहले रखते हैं, फिर छठवें बच्चे की जगह पे x रख देंगे। 150 प्लस 151, 152, 153 और 154, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, 6 बच्चों, छठवां बच्चा, इसका मतलब टोटल कितने बच्चे हैं, 6 बच्चों का समांतर माध्य 152 है, क्योंकि कहा है देखिए 154 छठवें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उनका समांतर माध्य, उनका में वो भी शामिल होगा, छठवां बच्चा भी शामिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कितने बच्चों का योग है, 6 बच्चों का। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यानी यहाँ से डिवाइड कितने से होगा, 6 से। पदों की संख्या है ना भाई, n की वैल्यू है ये पदों की संख्या। अब इसका समांतर माध्य यानी x बार की वैल्यू कितनी दी हुई, 152.5, 152.5। चलिए, तो ये क्या होता है, यहाँ पे भाग में होता है, इधर जाता है तो गुणे में हो जाता है। चलिए गुणा करा दीजिए, यहाँ पे 152.5 इधर आएगा तो गुणे में 6 बराबर। यहाँ इसको जोड़ लीजिए पूरे को, ना हो तो एक स्टेप आप बढ़ा दीजिए, एक स्टेप आप बढ़ा के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में 3 डिजिट है तो इकाई इकाई करके जोड़ेंगे। देखिए इकाई से इकाई 4 3 7 2 9 9 1 10 और 10 में 0 10, तो यानी 0 1 उधार गया, ठीक है। चलिए 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25, 25 1 26 के 6, फिर अब की बार 2 हासिल हो गया, ठीक है। 2 1 2 3 4 5 और 2 7 और प्लस x अपॉन 6, वो सॉरी 6 तो चला ही गया ना यहाँ से यहाँ। चलिए अब इसको गुणा करें, 6 पंचे 30 की 0, ठीक है। 6 पंचे 30 की 0, 3 हासिल, 6 दूनी 12 3 15 5 1 हासिल, 6 पंचे 30 1 31, 6 कम 6 और 3 9। समझ गए बात को। देखिए दशमलव के बाद 0 लगा होने से कोई मतलब नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए आप बिस्किट के पैकेट में कहीं भी देख लीजिए 5 रुपया 0 पैसा लिखा होता है, 5.0, तो इसका मतलब 5 रुपया 0 पैसा है। अब 5, इसका मतलब हम लोग देते हैं 5 रुपया ना, यानी दशमलव के बाद 0 से कोई मतलब नहीं होता, तो हम लोग दशमलव के बाद 0 को हटा देंगे, ठीक। 760 और प्लस x। अब जरा इस 760 को क्या है, आपको x का मान निकालना है, तो 760 को इधर लेके चले आएंगे, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 760 बराबर x। अब घटा लीजिए इसमें से आप, देखिए सॉरी शायद दिख नहीं रहा आपको, तो 915 में 760 गया, कितना होगा, देखिए घटाएंगे कैसे, 760 को 915 बनाइए, यहाँ 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 140 और 15 140 15 155, ठीक है। चलिए आप लोग इसे जोड़ लीजिएगा तो x का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से आएगा जो है, x का मान जो आएगा x बराबर 155, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 155, ठीक है। जो यहाँ पे ये छठवें बच्चे का, ये छठवां बच्चा है, x को हम लोग क्या माने छठवां बच्चा, तो यहाँ से लिख लेंगे छठवें बच्चा जो है, छठवें बच्चे की ऊंचाई कितनी है। देखिए सारे बच्चों की ऊंचाई दी हुई थी 151 52 में, तो छठवें बच्चे की ऊंचाई कितनी हो गई 155 सेमी, ठीक है, ठीक। छठवें बच्चे की ऊंचाई यहाँ लिख देंगे पूरा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, इधर तो हो ही गया। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक, पूरा आ नहीं रहा है वैसे, और फिर ये, ठीक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैं सारे क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक है, और 1 बाई 1 करके लिखा हूँ, जो आया हुआ है पिछले साल वो भी मैं लिखा हूँ, ठीक है। आप इनको देख के देखिए, देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ है तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रिपीट करता है ईयर बाई ईयर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन और बेहतरीन, थोड़ा सा बेहतरीन है, बस फार्मूले को थोड़ा घुमा फिरा के किया है। हालांकि मैं ऐसा फार्मूला का यूज़ बताया हूँ, कैसे इस तरह के फार्मूले को यूज़ में लेते हैं हम, ठीक है। पिछली वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो में, बेसिक वीडियो में बताया हूँ, स्टैटिस्टिक का जो मैं बेसिक वीडियो बनाया हूँ उसमें इन सारे फार्मूलों को इधर उधर करके सिखाया हूँ, ठीक है। 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य, देखिए 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना है 45 है, यानी मैं कहूँ तो जैसे फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये चीज़ क्या दिखाता है भाई, ये चीज़ क्या दिखाता है, पदों का योगफल। तो कई बार पदों की जगह क्या है, भार है ना, तो भारों का योगफल हो जाएगा, क्या ये भारों का योगफल, क्यों भाई, है ना। देखिए हमेशा यहाँ पे योगफल होता है, बटे संख्या होती है, ठीक है। तो कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, तो यानी n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या होती है, व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य यानी इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 45.5,
6। ठीक है, ये देखिए n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है, तो केवल हमको सिग्मा x की वैल्यू ज्ञात करनी है जो कि भारों का योगफल है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से सबका वैल्यू रख देते हैं। अब वैल्यू रखें तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n, यानी समांतर माध्य बराबर भारों का योगफल अपन व्यक्तियों की संख्या। भाई योगफल होता है और संख्या होता है, फार्मूला आप याद कीजिए। ठीक है, तो समांतर माध्य रखिए 45.6 बराबर सिग्मा x यानी भारों का योगफल। यहाँ पे आप भारों का योगफल लिखिएगा फार्मूले में, भारों का योगफल। ठीक है, अपॉन में कितना है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10। तो ये जरा बताइए ये 10 कहाँ जाएगा, बताया अभी पिछले क्वेश्चन में आपको, जो भाग में होता है उस तरफ जाता है तो गुणे में हो जाता है। तो 45.6 गुणे 10 बराबर क्या आएगा, भारों का योगफल। ठीक है, योगफल। अब जरा बताइए इसमें गुणा कराइए तो होता क्या है ना सर कि दशमलव जो होता है, जब हम एक जीरो यानी 0 और 1 यानी 1 मतलब 10 से गुणा कराते हैं तो दशमलव कहाँ खिसक जाता है, दाहिने स्थान पे, और भाग कराते तो दशमलव बाएं स्थान पे खिसक जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है 45.66 होता, तो यहाँ से 10 से जब गुणा कराते हैं ना तो दशमलव यहाँ से खिसक करके दाहिने स्थान एक अंक आता, एक जीरो है तो एक अंक आ गया, यानी कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे डबल जीरो होता, मान लीजिए ऐसे से डबल जीरो होता तभी दशमलव 10 अंक, 1 0 2 0 यानी 2 अंक दाहिने खिसक जाता, यहाँ चला आता, तो 45.66। ठीक है, दशमलव के बाद अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो जीरो बढ़ा देंगे, लेकिन अभी मैं बताया दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, यानी 4566 आएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर जो 45.66 में गुणा करा 100 का गुणा कराएंगे तो इस तरह से ये कहाँ चला आएगा, ये 45। अब कितना हो जाए 45.6 कितना, 45.6 का 10 गुना करेंगे हम लोग, 10 से गुणा करें तो 10 गुना तो कितना 456 आ जाएगा, और दशमलव जीरो के बाद कोई महत्व होता है, कोई नहीं, तो अपना आंसर क्या आ गया, यही आ गया। ठीक है, भारों का योगफल कितना आ गया, भारों का योगफल आ गया। ठीक है, योगफल यानी योग आ गया। ठीक, 456 आ गया, ये आंसर है आपका। देखिए पिछली बार आया हुआ है 2019 में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्या है, फार्मूले को इधर उधर हेर फेर किया गया है बस। चलिए ऐसा देखिए, अब जो आ रहा है नंबर 7 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं बताया हूँ एकदम हूबहू ऐसा क्वेश्चन बताऊँ, बिल्कुल यही वैल्यू भी लिया था, लेकिन बताना इसलिए पड़ा क्योंकि ये 2017 में आया हुआ है। आप चाहेंगे तो इसको क्वेश्चन को पीछे से देख लीजिए, नहीं तो मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, x1 x2 x3 xn का समांतर माध्य m है। तो हम लोग जानते हैं कि n प्रेक्षणों मतलब संख्या दी हुई है, n प्रेक्षण, कोई चीज़ का प्रेक्षण किया गया मतलब n बार प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब होता है ना सर किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। ठीक है, प्रेक्षण मतलब, प्रेक्षण का मतलब ये होता है, मान लो क्लास में गए देखिए बच्चे कितने हैं कितने नहीं हैं, तो ये प्रेक्षण कहलाता है। और प्रत्येक बच्चों की हाइट कितनी है, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, प्रेक्षण कहलाती हैं। या फिर मान लीजिए प्रेक्षण उसे भी कहते हैं, मान लीजिए सिक्का को टॉस कर रहे हैं हम, तो ऐसा देखा जा रहा है कितनी बार हेड आया कितनी बार टेल आया, तो ये भी एक प्रेक्षण हो गया। बात समझिए, प्रेक्षण का मतलब जाके वहाँ पे सर्वे करना, एक हिसाब से सर्वे होता है प्रेक्षण का मतलब। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो कितने प्रेक्षण की, n प्रेक्षण, यानी प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, x1 x2 x3 और xn का समांतर माध्य m है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तुम लोग क्या जानते हैं, समांतर माध्य बराबर पदों का योग। देखिए पदों का योग, योगफल, योग एक ही बात होता है। ठीक, योग बटे संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, देखिए अब समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। ठीक है, और पद कौन कौन से, एक x1 x2 x3 xn। ठीक है, का समांतर माध्य m है। तो जरा बताइए x बार के स्थान पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा क्या, m हो गया। और पदों का योग कितना है, x1 x2 x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। ठीक है, देखिए कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ठीक है, n तक जा रहा है। तो देखिए पदों की संख्या कितनी है, यानी प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, देखिए प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जो चीज़ दिया जैसे इसमें देखिए पद हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, भारों का योगफल, तो भारों की संख्या यानी व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पदों का योग नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, प्रेक्षणों का योग, जो भी प्रेक्षण में जो भी रिजल्ट में आया उसका योग कर देंगे, और बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी n प्रेक्षण थे तो क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू n लिख देंगे। ठीक, ये बना, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, देखिए कब x1 x2 x3 का सम करेंगे और अपन n से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, m आ। देखिए समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य आपके सामने क्या दिया, तो m रख दिया समांतर माध्य की जगह। पदों का योग, जो पद थे ये पद था, ये पद था, तो क्या लिख दिया यहाँ पे, इनका पदों का योग कर दिया, और बटे पदों की संख्या, तो यानी पद कितने थे, x1 x2 x3 थे, तो यानी प्रेक्षणों की संख्या वही n लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अब कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षणों सेम प्रेक्षणों kx1 kx2 kx3 kxn का समांतर माध्य km होगा क्या, कह रहा है ये सही है क्या, समांतर इनका, देखिए कह रहा है इनका समांतर माध्य m है, तो इनका समांतर माध्य क्या km होगा क्या, आइए देखते हैं होगा कि नहीं होगा।
चलिए, तो फिर से पद क्या दिया हुआ है, kx1, ठीक है। क्या दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, पद क्या क्या है, kx1, kx2, kx3 और डॉट 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 करके कहाँ तक है, सॉरी kxn, ठीक है। ये इतने पद हैं। अब इतने पद हैं यानी कितने पद होंगे, अभी भी प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी, अभी भी n ही होगी ना भाई। बस क्या हुआ, इस प्रेक्षण में n से क्या हुआ, k से मल्टीप्लाई कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया है, ठीक। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है, फिर से हमारा फॉर्मूला क्या होगा, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे संख्या, ठीक है। चलिए इनको जोड़ते हैं, तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग कर देते हैं भाई, kx1 प्लस kx2 प्लस kx3 प्लस डॉट 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 kxn। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये n तक है, पता नहीं कहाँ तक n का, n की वैल्यू पता नहीं क्या है, 20 हो, 100 हो, 80 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब बटे प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, अभी n है, ठीक है। यहाँ कहा है कि प्रेक्षणों की संख्या समांतर माध्य के हो, तो प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पे n थी, क्या किया गया, उसका को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो प्रेक्षणों की संख्या अभी भी तो n है। चलिए आइए